नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्पेशल शो में। और ये एक छोटा सा वीडियो हमने सोचा आपके लिए बनाएं कि इस वक्त वॉर में क्या अपडेट आया और भारतीय बाजारों के लिए क्या नए संकेत मिल रहे हैं। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन एक दो खबरें ऐसी जो आपके साथ शेयर करना जरूरी था, हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए देखते हैं क्या क्या नया हुआ है। तो ये दो तीन चीजें हैं जो हमें समझना चाहिए कि इस समय क्या हो रहा है वॉर एंड मार्केट सिनेरियो में। तो पहली चीज तो ये हुई है कि यूएस इज प्रिपेयरिंग फॉर ए पोटेंशियल ग्राउंड इन्वेजन इनटू ईरान दैट वुड लास्ट अप टू 2 मंथ्स। ये वॉशिंगटन पोस्ट ने खबर छापी है और ये आपने पढ़ी भी होगी हो सकता कि अब ये खबरें चल रही हैं कि अमेरिका शायद ईरान में ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी कर रहा है, यानी जमीनी युद्ध के लिए वो प्रिपेयर कर रहा है, क्योंकि बातचीत से कुछ हल निकलता हुआ दिख नहीं रहा है। मामला वहीं का वहीं है और दोनों तरफ से अटैक्स चल रहे हैं। तो अब वॉर होते हुए 1 महीना हो गया और अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किस दिशा में जा रहा है। तो खबरें ये निकल के आ रही हैं कि ग्राउंड इन्वेजन हो सकता है। दूसरी खबर ये निकल के आ रही है कि 3,500 यूएस ट्रूप्स इंक्लूडिंग यूएसएस ट्रिपोली, 2,500 मरीन, यानी टोटल 3,500 नए ट्रूप्स मिडिल ईस्ट में पहुंच चुके हैं, जो यूएस के अलग अलग बेसिस बने। ये सीबीएस के हवाले से खबर है। तीसरी खबर है कि हुतीज जो यमन के आतंकवादी ग्रुप है, विद्रोही ग्रुप है, उसने भी वॉर में ऑफिशियली एंट्री मार दी है, क्योंकि उसने इसराइल पे हमले शुरू कर दिए हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च किए हैं। ये ऐसी खबर सीएनएन ने भी छापी है। अब एक आशंका, एक डर हो रही, जो चौथी चीज में लिखी हुई है कि जो एक बाबल मदाब स्ट्रेट है, हॉर्मुज स्ट्रेट, जैसे जो यूएई की साइड से है वैसे ही वो सऊदी अरब की साइड से है। तो खबरें ये निकल के आ रही है कि हुतीज उसमें विघ्न डाल सकते हैं। जैसे हॉर्मुज स्ट्रेट को डिस्टर्ब किया गया, वैसे वो उस स्ट्रेट को भी, उस जलडमरू मध्य को भी, उस रास्ते गलियारे को भी रोक सकते हैं सप्लाई के लिए। अभी उन्होंने रोका नहीं, लेकिन ऐसी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये चार खबरें इस तरफ इंडिकेट कर रही हैं कि वॉर और कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है और बड़ी लड़ाई हो सकती है। अभी तक आपने सुना होगा कि अमेरिका ने लगातार इस बात से इनकार किया था कि वो ट्रूप्स ऑन ग्राउंड, यानी जमीन पर सैनिक नहीं उतारेगा, जमीनी हमला नहीं होगा। पिछले दिनों एक बैठक हुई थी जिसमें कई सारे अमेरिका के लोग ही उसका विरोध कर रहे थे, उसके लिए तैयार नहीं हो रहे थे। लेकिन अब फिर से ये खबरें गर्म हो रही हैं कि पेंटागन चाहता है कि अब उसके सिवा कोई चॉइस नहीं है, इसलिए वो किया जाएगा। और इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा विचार जरूर चल रहा है। फैसला किसी को करना है? डोनाल्ड ट्रंप को करना है, प्रेसिडेंट को करना है, और उसके लिए काफी तैयारी चाहिए। इससे पहले आप थोड़ा सा बैकग्राउंड याद करें तो एक बार पेंटागन ने भी कहा तो उसको $200 बिलियन चाहिए इस वॉर को कंटिन्यू कराने के लिए। तो $200 बिलियन की रकम, मतलब अगर आप $1 बिलियन रोज का खर्चा देखें तो 200 दिन हो गए, और 200 दिन का मतलब ये हो गया कि लगभग 6 महीने, अगर आज से हम जोड़ें तो। लेकिन चलो आप पिछला 1 महीना भी जोड़ लो, तब भी अभी अगले 4-6 हफ्ते तो कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो ग्राउंड इन्वेजन होगा कि नहीं होगा अब ये भविष्य बताएगा, लेकिन खबरें ये निकल के आ रही। ग्राउंड इन्वेजन की संभावना बन रही है। खार्ग आइलैंड जो है, जो ईरान का ऑयल डिपो, ऑयल स्टेशन, रिफाइनरी एसेट्स जो भी सबसे बड़ा है, वहीं से वो कामकाज करता है, तो उस पर हमला करके कब्जा करने की कोशिश हो सकती है। और दूसरा, हॉर्मुज स्ट्रेट पे भी उसको क्लियर कराने की लड़ाई हो सकती है। इधर ईरान ने भी भयंकर तैयारी कर रखी है कि वो किसी भी हालत में हॉर्मुज स्ट्रेट को नहीं छोड़ेगा। और खार्ग में देखिए, अगर ये बातें चल रही हैं तो ऐसा थोड़ी ईरान वाले चुपचाप बैठे हुए, उनको भी मालूम है कि यहाँ पे हमला हो सकता है, तो उन्होंने भी इसकी पूरी तैयारी कर रखी कि अगर आप खार्ग में, वो तो कह रहे हैं कम क्लोजर आओ तो तुम बताते हैं तुम्हें। तो ये बातें भी हो रही, तो भीषण लड़ाई हो सकती है अगर ग्राउंड पे ट्रूप उतारे गए, तो मरीन्स अगर आए और ये सब हुआ तो काफी बड़ी लड़ाई, काफी ज्यादा भीषण लड़ाई हो सकती है। दूसरी तरफ हुतीज भी गिर गए, तो मतलब अब सऊदी अरब को लपेटे में ले लिया। आप इधर वाला जो बंदरगाह चेल्लबरू में खुलने की संभावना बन रही थी, यहाँ से सप्लाई कर रहा था सऊदी अरब, उसमें भी डिस्टर्बेंस आ सकता है, क्योंकि हुती ने भी हमले कर दिए। उधर लेबनान के अंदर घुस के हिजबुल्लाह से लड़ाई चल रही इसराइल की। तो बहुत चारों तरफ से मतलब ये युद्ध प्रॉपरली फैल चुका है। अभी जो ये देश हैं जो अमेरिका के सपोर्टर हैं, या अमेरिका की सो कॉल्ड कॉलोनी मान लीजिए आप, यूएई वाली कंट्रीज, या कतर है, ओमान है, या फिर आप सऊदी अरब को भी आप जोड़ लीजिए, ये लोग अभी इनका रुख समझ में नहीं आ रहा कि ये वॉर में आना चाहते हैं या ऐसे ही जैसे अभी चल रहा वैसे
चलेंगे। तो तस्वीर काफी गड़बड़ दिख रही है वॉर फ्रंट पे। क्या होगा अभी पता नहीं है, लेकिन ये लेटेस्ट अपडेट है जो पिछले सैटरडे संडे में आपके सामने निकल के आया है। अब आप सोचिए कि जो बाबल मंदाब स्ट्रेट है वहां से करीब 12% ट्रेड हो रहा है। अगर वो भी डिस्टर्ब हो गया तो आप सोचिए कि सप्लाई पे कितना बुरा असर पड़ सकता है। तो ये एक तस्वीर ग्लोबल फ्रंट की यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। दूसरी खबर आई है भारत से। टू प्रोटेक्ट रुपी, रुपी को संभालने के लिए आरबीआई ने शुक्रवार को एक निर्देश जारी किया। निर्देश पहले पढ़ता हूं फिर बताता हूं क्या है। आरबीआई लिमिट्स एनओपी आईएनआर पोजीशंस ऑफ बैंक्स इन द ऑनशोर मार्केट टू $100 million. NOP INR means net open dollar rupee position of banks. बैंक भी तो करेंसी में खरीद बेच करते हैं। तो जो नेट पोजीशंस है आपकी, जो ओपन पोजीशन है, उसको रिस्ट्रिक्ट करा जाएगा $100 million यानी $10 करोड़ तक। ये उन्होंने निर्देश जारी किया। आरबीआई डायरेक्ट्स बैंक टू ब्रिंग डाउन देयर ओपन पोजीशन टू $100 million बाय अप्रैल 10। तो एक दिन ये खुलेगा और आगे 10 दिन, तो 8-10 दिन के अंदर आपको, अच्छा कई उसमें छुट्टियां भी हैं, तो टोटल मिला के आपको 10-12 दिन मान लीजिए, 10 दिन ही मान लीजिए, उतने समय में आपको अपनी ओपन पोजीशन कम करनी है। बैंकर्स से बैंक्स में भी होल्डिंग लॉन्ग डॉलर पोजीशंस मच मोर देन 100 million. Sale of excess long dollar position can lead to a sharp rise in the rupee on Monday, dealers say. डीलर्स का ये कहना है कि ये काफी बड़ी पोजीशन है, जो $100 million की लिमिट लगाई गई है उससे काफी ज्यादा पोजीशन हो सकती है, 5 गुना 10 गुना ज्यादा पोजीशन हो सकती है, क्योंकि सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक सब डॉलर में जो उनकी ट्रेजरी है काम करती है। अगर ये काम कल यानी 30 मार्च को शुरू हो गया, होगा ही क्योंकि हम निर्देश आ गया, आरबीआई को मानना ही पड़ेगा, तो उनको मार्क टू मार्केट जो होगा उसको इसी फाइनेंशियल ईयर में 31 मार्च से पहले बुक पे लेना पड़ेगा। जो 1 अप्रैल के बाद करेंगे तो वो तो आगे देखी जाएंगी, लेकिन अभी आपको ये इसी फाइनेंशियल में लेना पड़ेगा, यानी इस साल ही आपको थोड़ा लॉस लेना पड़ेगा अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन आपको काटनी पड़ी तो। इसकी वजह से रुपए में और डॉलर में काफी वॉलेटिलिटी भी होगी। तो ये कदम सही है गलत, ये एक अलग तक तो चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन ये जो फैसला किया है ये साफ दिख रहा है कि आरबीआई अब रुपये की वीकनेस से काफी चिंतित है, जो 94-72 पे चला गया है। लगभग 95 रुपए का $1 हो गया है। क्लोजिंग जो थी 94.72 यानी 94 रुपया 72 पैसा की क्लोजिंग है। अगर उसमें पोजीशन खत्म की जाती है, कम की जाती है, तो रुपये मजबूत जरूर होगा, लेकिन बैंकों को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा और इसी फाइनेंशियल ईयर में। तो मंडे को बैंक के शेयरों में, बैंक निफ्टी में इसका इम्पैक्ट आ सकता है। कितना होगा, कैसे होगा, ये हम लोग देखेंगे अब कैसे क्या होता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये जो मेजर्स है ये दिखा रहा है कि ये उपाय जो आरबीआई की तरफ से किया जा रहा है कि वीकनिंग करेंसी इज टॉप मोस्ट कंसर्न फॉर द आरबीआई एंड द गवर्नमेंट ऑल्सो। तो ये जो लगातार मैं आपसे एक बात कह रहा था कि इस वक्त दुनिया में अगर कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा परेशान है, जिसका कोई लेना देना नहीं है वॉर से, तो सेंट्रल बैंकर्स है, पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंकर्स, नॉट ओनली आरबीआई। फेड वाले, आरबीआई वाले, बैंक ऑफ जापान वाले, बैंक ऑफ इंग्लैंड वाले, कोरिया वाले, सबको समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। महंगाई तेजी से बढ़ रही है, रेट बढ़ाओ तो दिक्कत, ना बढ़ाओ तो दिक्कत, कट करो तो और ज्यादा दिक्कत। तो सारे बेचारे सेंट्रल बैंकर, जो मैं मजाक में कहता था कि सैरिडान खा के सोते होंगे रोज, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रबल उनको ही हो रही होगी इस समय। इसी क्रम में उदय कोटक जी, जो जाने माने बैंकर हैं और लंबे समय से इनको बैंकिंग और फाइनेंस का तगड़ा तजुर्बा है, कोटक महिंद्रा बैंक इन्हीं का है। अब उन्होंने क्या बोला है देखिए, उन्होंने एक्स पे अपना एक कमेंट लिखा, ट्वीट लिखा, जिसको द मिडिल ईस्ट सिचुएशन इज नाउ इन अनचार्टेड टेरिटरी दैट लीड्स टू अनकन्वेंशनल पॉलिसी एक्शंस। ये एक ऐसी दिशा में चला गया है जहां पे जिसको कहते हैं कि कुछ भी हो सकता है, अनचार्टेड है, एनीथिंग इज पॉसिबल, और अनकन्वेंशनल पॉलिसी एक्शंस हो रहे हैं जो कि नहीं होते थे। A move on a sharp reduction of Indian banks' open forex position in a short period seems to be in that category. जो आरबीआई ने एक कदम उठाया है ये इसी दिशा में है,
जो अनप्रेसिडेंटेड कदम, अनकन्वेंशनल कदम उठाए जा रहे हैं। फिर आगे वो कहते हैं रिमाइंड्स मी ऑफ बिमल जालान प्लेबुक एज आरबीआई गवर्नर इन 1998 when the rupee was depreciating sharply post Asian crisis. If things get worse geopolitically, is there an opportunity for a new version of FCNR scheme? 1998 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, उसमें करेंसी बहुत तेजी से अपनी वीक हो रही थी। तो उस समय के जो गवर्नर साहब थे बिमल जालान जी, उन्होंने कुछ उपाय किए थे। तो वो हवाला दे रहे कि मुझे वही दिन याद आ रहे हैं कि क्या वैसे ही उपाय अभी भी करे जाएंगे, वैसा ही प्लेबुक एक दिखेगी। तो अब मन में आपके सवाल होगा कि बिमल जालान जी ने ऐसा क्या किया था जो उदय कोटक जी को इस समय याद आ रहा है कि आरबीआई क्या वैसा ही करेगी। तो चलिए बिमल जालान जी ने क्या किया था उसको भी थोड़ा मोटा मोटा समझ लेते हैं, नॉट वेरी डीप। तो जब 98 में करेंसी बहुत कमजोर हो गई थी तो आरबीआई ने कई कदम उठाए थे। जैसे एक उस समय आपको याद होगा रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड आया था, कि बॉन्ड इशू किए गए थे। डॉक्टर जालान जी ने ये बॉन्ड अगस्त 1998 में लॉन्च किए थे, लगभग $4 बिलियन से एनआरआईज के लिए। किसके लिए थे? नॉन रिसर्जेंट इंडिया, यानी एनआरआई इस बॉन्ड में जब पैसा डालेगा तो वो डॉलर भेजेगा, डॉलर भेजेगा तो रुपया अपने आप मजबूत होगा। तो एक बहुत फेमस स्कीम थी रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड की, जो लगभग $4 बिलियन की थे, 98 में लॉन्च की गई थी। एक ये हो सकता है। दूसरा, लिक्विडिटी को थोड़ा सिस्टम से स्क्वीज करें तो अपने आप स्ट्रेंथनिंग आएगी रुपए में। तो उसका तरीका क्या हो सकता है कि आरबीआई सीआरआर का जो उसने काफी ज्यादा कट किया था हाल फिलहाल में, उसको रेज कर सकती है। मल्होत्रा जी जो हमारे गवर्नर साहब हैं, इन्होंने आके बहुत सारे बहुत ही बढ़िया उपाय किए थे सिस्टम में पैसा झोंकने की, लिक्विडिटी लाने की। अब एकदम उसको उलट करना पड़ेगा कि सीआरआर रेज किया जा सकता है। तो उस समय भी ये किया गया था, ये सब मैं जो बता रहा हूँ ये विमल जालान जी के समय में किया गया। तो सीआरआर रेज किया जा सकता है, लिक्विडिटी सक होगी उससे। एक और दूर की संभावना जो बिमल जालान जी ने की थी, रेट हाइक भी हो सकता है। देखिए इसकी चर्चा हो रही है मार्केट में कि जिस तरह से महंगाई सर फाड़ रही है, और अगर ये युद्ध नहीं रुका तो बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ेगी। तो आपके पास फिर, हालांकि इस संभावना से मेरी निजी राय ये है कि शायद रेट हाइक एकदम मतलब बहुत ही खराब स्थिति होगी तो होगी, क्योंकि ये सप्लाई ड्रिवन इन्फ्लेशन है, ये डिमांड ड्रिवन नहीं है। हमेशा इन्फ्लेशन रेट को देखते हुए जब रेट हाइक किया जाता है तो ये देखा जाता है कि इन्फ्लेशन किस वजह से हुआ है। तो वो हुआ है किस वजह से, डिमांड बढ़ी है या सप्लाई कम हुई। तो ये वाला इन्फ्लेशन सप्लाई डिसरप्शन है, डिमांड नहीं बढ़ी है, डिमांड तो नहीं है, सप्लाई डिसरप्ट हो गई इसलिए प्राइसेस जैकअप हो गए। तो रेट हाइक मुझे लगता है कि वो बहुत ही दूर की कौड़ी है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बिमल जालान जी का प्लेबुक क्या था, तो ये भी उन्होंने उस समय किया था। तो रेट हाइक, सीआरआर हाइक, लिक्विडिटी स्क्वीज, रिसर्जेंट बॉन्ड, फिर उन्होंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट को जो बहुत इंसेंटिव्स मिलते थे उसको भी थोड़ा सा ट्रिमिंग या हाइक करा था। इस तरह की बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। तो नेट नेट उनको ये ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें रुपए को स्थिर करने के लिए थोड़ी अनकन्वेंशनल हो सकती हैं। होंगी कि नहीं होंगी, कैसी होंगी पता नहीं, लेकिन ऐसी चीजें भी हो सकती हैं। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमको तो वो दिन याद आ रहे हैं, क्योंकि रुपया हमारा इतना वीक हो गया कि उसको ठीक करने के लिए। तो कुल मिला के जो तस्वीर हमारी बन रही है, ये एक हेड्सअप शो है आपके लिए, मार्केट के लिए, कि भैया मंडे को क्या हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं। वॉर की तस्वीर हमने आपको बताई कि क्या क्या हो रहा है। फिर हमने आपको ये भी बताया कि रुपए के लिए आरबीआई ने क्या कदम उठाए हैं। दूसरा, सोच क्या हो सकती है इस समय, बड़े लोगों की सोच जो मार्केट को, या मार्केट के जो डायरेक्ट प्लेयर्स हैं, उदय कोटक जी तो डायरेक्ट प्लेयर है ना, तो बैंकर है, बहुत ही प्रतिष्ठित बैंकर है। तो आगे जाते हुए क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, ये सब भविष्य के गर्भ में है। क्योंकि सब कुछ इस बात पे टिका हुआ है कि अगर ये वॉर रुक गया तो सब कुछ वापस अपने इन प्लेस पे आने लगेंगे, नहीं रुका तो यही चीजें और डिटेरिएट होंगी। तो ये शो हमने आपको सिर्फ हेड्सअप के लिए बनाया है। अभी हम लोग कल मॉर्निंग शो में जुड़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि किस तरह की तस्वीर बन रही है। ओवरनाइट यूएस में क्या हुआ, कल कच्चा तेल कैसे खुलता। अभी समय कच्चा तेल की क्लोजिंग $112, गोल्ड 4500 पे बढ़ के, करेंसी आपकी 94.72, और बॉन्ड यील्ड क्लोज टू 7%।
अब ये इस सेटअप में हमारा मार्केट खुलने के लिए तैयारी कर रहा है। अभी रात में ये जब हम कल सुबह चर्चा कर रहे होंगे तो क्रूड का नया प्राइस आ चुका होगा। तो ये सब कुछ एक बहुत ही अनसर्टेन, हेजी और थोड़ी सी डिप्रेसिंग पिक्चर तो है। अब है तो है भाई, इसमें हम आप कुछ कर नहीं सकते। मेरा काम है आपको केवल अलर्ट करना, समझाना। तो लेट्स सी क्या होता है। कल सुबह हम लोग इसको विस्तार से देखें क्या क्या नया हुआ, लेकिन इस शो का मकसद ये था कि आपको सिर्फ हेड्सअप दें। अच्छा, सरवेन जी का शो हम नहीं कर पाए क्योंकि हमारा जो इंटरनेट है वो काफी गड़बड़ है। और आपको याद होगा हमने जो सुनील जी का शो डाला उसमें मेरा फ्रेम बार बार फ्रीज हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रही थी। लेकिन हमने कहा दोनों शो कैंसिल करने से अच्छा कि चलिए सुनील जी वाला, इसलिए उसमें ज्यादा ग्राफिक नहीं थे सुनील जी वाले में। और चूंकि सरवेन जी का शो बिना ग्राफिक की, चार्ट के बिना क्या समझेंगे आप, तो हमने उसको ड्रॉप कर दिया था। इस शो को हम कर रहे हैं रिस्क लेकर के कि शायद ये बेटर हो जाएगा। लेट्स सी क्या होता है। तो इस बात के लिए क्षमा है कि भाई सरवेन जी का शो नहीं आ पाया। नेक्स्ट वीक से प्रॉपर रेगुलर होगा क्योंकि मंडे को आएगा कारीगर, ठीक करेगा नेटवर्क में जो भी गड़बड़ होगी। तो ये सब कुछ है। तो यहाँ बात खत्म करते हैं। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। टारगेट बात हमारा पूरा नहीं हो पाएगा 31 मार्च, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। और हम लोग कल सुबह फिर मिलेंगे 6:55 पे। तब तक देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच और उम्मीद करते हैं कि चीजें बेहतर